नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को द्वितीय पारे में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, वह फिल्टर सर्किट जो एक खास आवृत्ति से ज्यादा सिग्नल को गुजरने देता है वह फिल्टर क्या कहलाता है। यानी एक नियत मान से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी यानी वाले सिग्नल को परिपथ में जाने दे क्या कहलाता है। ऑप्शन देखो, लो पास फिल्टर परिपथ कौन सा होता है, जो निम्न मान की फ्रीक्वेंसी यानी एक नियत मान से तक की फ्रीक्वेंसी को तो परिपथ में जाने दे, इससे ऊपर की को रोके, तो वह हो गया लो पास फिल्टर परिपथ। बी में देखो हाई पास का से क्या हो गया, जो एक नियत मान से उच्च फ्रीक्वेंसी को तो परिपथ में जाने दे और इससे कम मान की फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ज्यादा विरोध करे या उसे रोके, तो वह हो गया हाई पास यानी हाई फ्रीक्वेंसी को पास करे। अगला है बैंड पास का से क्या है, एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी को तो जाने दे, इससे ऊपर या नीचे की फ्रीक्वेंसी को रोके, तो वह हो गया बैंड पास। बैंड स्टॉप, एक नियत मान की फ्रीक्वेंसी को तो रोके, इससे ऊपर और नीचे की फ्रीक्वेंसी को परिपथ में आगे जाने दे, तो वो हो गया बैंड स्टॉप। सभी पास। तो अब ऑप्शन क्या होगा, इसमें क्या पूछा है कि एक खास आवृत्ति से ज्यादा के सिग्नल को जाने दे, यानी एक नियत मान से उच्च फ्रीक्वेंसी को तो परिपथ में जाने दे और इससे कम मान की फ्रीक्वेंसी को रोके, तो वो हो गया हाई पास यानी हाई फ्रीक्वेंसी को तो जाने दे, लो फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत ज्यादा विरोध प्रस्तुत करे, तो ये फिल्टर परिपथ हो गया हाई पास फिल्टर परिपथ। अगला क्वेश्चन है, एसी मेंस से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की बनबनाहट वाली आवृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार का फिल्टर परिपथ प्रयोग किया जाता है। यानी जो मेन एसी है इसमें जो बनबनाहट होती है, जैसे कि हम फिल्टर परिपथ रेक्टिफायर परिपथ लगाते हैं तो इसमें हमिंग की आवाज आती रहती है, यानी जो मान लो ऑडियो एम्पलीफायर है इनमें, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, जो परिपथ लगाए जाते हैं, जो एक संधारित्र द्वारा इसको रेक्टिफिकेशन किया जाता है, वो वास्तव में होता तो लो पास फिल्टर ही है एक तरह का, परंतु इस फिल्टर को हम नॉच फिल्टर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नॉच फिल्टर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी ट्रांजिस्टर में एल्फा का मान 0.995 है, यानी किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में एल्फा बराबर है 0.995, तो बीटा का मान क्या होगा। तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो अल्फा और बीटा में क्या संबंध है, यदि अल्फा दिया हुआ हो और बीटा ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा, और यदि अल्फा ज्ञात करना हो तो बीटा बटा हुआ 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे हमें बीटा ज्ञात करना है, एल्फा दे रखा है, तो ये सूत्र काम आएगा, बीटा बराबर एल्फा 1 माइनस एल्फा। एल्फा का मान क्या है 0.995 बटा हुआ 1 माइनस 0.995, तो क्या हो जाएगा 0.995 बटा 1 माइनस 0.995 कितना हो रहा है 0.005। अब इसका भाग इसमें लगाओ, कितनी बार जा रहा है 995 में 5 का भाग लगाओ 199 199, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 199। किस में है देखो, डी ऑप्शन में देखो, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा 199। अगला क्वेश्चन है, अगर 500 वोल्ट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने हेतु 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आवश्यक है, तो कैपेसिटर का प्रकार क्या होगा। यानी कोई 500 वोल्ट का पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें 200 माइक्रोफेरेड का संधारित्र आवश्यक है, तो कैपेसिटर का प्रकार कौन सा होगा, इनमें से कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 200 माइक्रोफेरेड के लिए हम यानी उच्च कैपेसिटेंस का है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाएंगे। तो देखो कौन सा है, पेपर कैपेसिटर में इनका मान कम होता है, माइका कैपेसिटर का भी मान कम होता है, सिरामिक ये भी नैनो या पिकोफेरेड में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ये सही है, पॉलीकार्बोनेट कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, यानी विद्युत अपघटन संधारित्र हम काम में लेंगे, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के आधार में
किस प्रकार का सिग्नल डालकर इसे स्विचिंग सर्किट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी ट्रांजिस्टर के बेस में यानी आधार में किस प्रकार के हम सर्किट जो सिग्नल है वो डालकर इसे एक स्विचिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। तो किस प्रकार से यानी क्या कहना चाहता है, मान लो कोई ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर या कोई सर्किट है, जैसे कि मान लो एक कोई ट्रांजिस्टर पर सर्किट है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, और मान लो एक हल्का सा आरेख बना लेता हूं मैं, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, ये प्लस वीसीसी है, और यहाँ पे किस प्रकार के सिग्नल डालकर हम इसे स्विचिंग के ये आउटपुट मान लो, ये इनपुट, यहाँ पे किस प्रकार के सिग्नल डालकर इसे हम स्विचिंग के तौर पर काम में ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम स्क्वायर वेव सिग्नल डालकर, क्योंकि यहाँ पर हम बेस में सिग्नल देंगे तो यहाँ पे आउटपुट में वर्धित सिग्नल मिलेंगे, और यदि सिग्नल नहीं देंगे तो शून्य सिग्नल मिलेंगे। तो यहाँ पे हम स्क्वायर वेव सिग्नल डालकर इसे स्विचिंग के तौर पर काम में ले सकते हैं। यानी यहाँ पे यदि सिग्नल डाल रहे हैं, मान लो ये शून्य और ये प्लस, यहाँ सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट मिल जाएगा, यदि नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पे बेस में सिग्नल देकर हम स्क्वायर वेव प्रकार के सिग्नल देकर इसे स्विचिंग के तौर पर काम में ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, स्क्वायर वेव प्रकार का पल्स। अगला क्वेश्चन है VLSIC यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी, VLS यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी में कितने गेट हो सकते हैं। तो देखो आईसी कौन कौन से प्रकार की होती है, यानी इसमें वेरी लार्ज स्केल आईसी के बारे में पूछा है, जबकि इसके अलावा और कौन से प्रकार है। देखो एक तो होता है SSIC यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर 12 तक गेट होते हैं, यानी 12 या इससे कम गेट होते हैं, यानी लगभग 12 तक गेट होते हैं, 12 या इससे कम। दूसरा होता है MSIC मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी मध्यम पैमाना प्रकार की आईसी। इसमें जो गेट होते हैं वो 12 से 100 के मध्य होते हैं, यानी गेटों की संख्या 12 से 100 के मध्य होती है। इसके बाद होता है LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर जो गेटों की संख्या होती है वो 100 से 400 तक होती है, यानी 100 से 400 तक होती है गेट्स की संख्या। इसके बाद होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC यानी VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर 400 से 1 लाख तक गेट होते हैं, 400 से 1 लाख तक गेट्स की संख्या होती है। इसके बाद होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। इसके अंदर जो गेटों की संख्या होती है वो 1 लाख से 10 लाख तक होती है, यानी 1 लाख से 10 लाख तक गेट्स की संख्या होती है। अब इसमें कौन सा पूछा है, ये पूछा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसमें गेट्स की संख्या कितनी होती है, 400 से 1 लाख तक। अब ऑप्शन देखो 100 तक कौन सा हो गया, MS यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। 1000 तक ये हो जाएगा, 1000 तक का कह दिया, 1000 तक का नहीं होगा, फिर 1000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, 1000 से ज्यादा या 10,000 से ज्यादा, या तो राइट आंसर इसमें इन्होंने माना है 1000 से
ज्यादा, यानी 10,000 से ज्यादा ये भी नहीं होगा, क्योंकि 400 से 1 लाख तक होता है। तो लगभग बी इसमें जो सी ऑप्शन है इसे सही रखा है इसने, यानी 1000 से ज्यादा, जबकि एक्चुअल में क्या होता है 400 से 1 लाख तक। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी आईसी में लगातार 4 इनपुट लगाया जा सकते हैं तो इसकी पहचान है। यानी इनपुट में 4 जो भी मान लो सिग्नल है या इनपुट लगातार 4 लगा सकते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? फैन आउट 4 नहीं, फैन इन 4 सही है। एफ आई एफ नहीं, पावर डिसिप्लिन 4 नहीं, लॉजिक वोल्टेज लेवल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैन इन 4। अगला क्वेश्चन है, ECL का विस्तार रूप क्या है? ECL एमीटर कपल्ड लॉजिक, यानी ECL का ऐसे क्या है? एमीटर कपल्ड लॉजिक। किसमें है? बी ऑप्शन में देखो, एमीटर कपल्ड लॉजिक। तो राइट आंसर हो गया बी, एमीटर कपल्ड लॉजिक। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC बनाने के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री कौन सी, यानी OFC किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन देखो, तांबा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, पारदर्शी प्लास्टिक सही है, स्टील नहीं, निकल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारदर्शी प्लास्टिक, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्टिक OFC है वो पारदर्शी प्लास्टिक की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में क्या बायसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है? यानी जो दे रखे इनमें से सबसे कम पसंदीदा बायसिंग कौन सी विधि है? ऑप्शन देखो, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग, बेस बायसिंग, एमिटर बायसिंग, कलेक्टर बायसिंग। तो बेस बायसिंग की जो विधि है वो सबसे कम पसंदीदा है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, बेस बायसिंग। अगला क्वेश्चन है, मीडियम ग्रेड केबल की कार्यकारी वोल्टता होती है, यानी मीडियम MT, मीडियम ग्रेड केबल की कार्यकारी वोल्टता। देखो, एक तो होता है लो टेंशन LT की जो केबल होती है वो 250 वोल्ट तक होती है, और कार्यकारी वोल्टता 230 होती है, यानी 250 तक होती है अधिकतम, जबकि 230 वोल्ट होती है। MT होती है, इसकी अधिकतम का वोल्टता होती है 650 वोल्ट, यानी 250 से 650 वोल्ट तक MT वोल्टता होती है मीडियम टेंशन। और कार्यकारी वोल्टता लगभग 400 या 415 वोल्ट मानते हैं इसको। तो इसमें कार्यकारी वोल्टता के बारे में पूछा, यानी अधिकतम वोल्टता तो होती है 650 और कार्यकारी वोल्टता होती है 400, क्योंकि 215 सिंगल पेज में 230 वोल्टेज और त्रिकला या लाइन वोल्टेज हम ले 3 पेज के अंदर तो 415 वोल्ट होते हैं, तो इसलिए हम 415 या 400 वोल्ट ही मानते हैं। तो कार्यकारी वोल्टता 400 वोल्ट होगी, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करना किसके लिए आवश्यक है, यानी क्यों आवश्यक है? ट्रांसफार्मर को ठंडा करना क्यों आवश्यक है? ट्रांसफार्मर को हम ठंडा क्यों रखना चाहते हैं? ऑप्शन देखो, दक्षता बढ़ाने के लिए नहीं, हानियां कम करने के लिए नहीं, हमिंग कम करने के लिए नहीं, उष्मा विस्तृत करने के लिए सही है। यानी जो कूलेंट डालते हैं, मान लो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डालते हैं या प्राकृतिक ठंडा है या जो भी है, तो ये क्यों आवश्यक है? उष्मा को विस्तृत करने के लिए, द्वितीयक वाइंडिंग बढ़ाने के लिए नहीं। तो राइट आंसर हो गया डी, उष्मा विस्तृत करने के लिए आवश्यक है, यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा करना उष्मा विस्तृत करने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, तार का गेज किससे मापा जाता है? तार का गेज किससे मापा जाता है? या तो वायर गेज से या माइक्रोमीटर से। अब इसमें वायर गेज का ऑप्शन है नहीं, यानी वायर गेज में SWG से हम वायर गेज के द्वारा माप सकते हैं, और माइक्रोमीटर के अंदर हम MM में माप सकते हैं। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो क्या है? देखो, हाइड्रोमीटर, इसके द्वारा हम द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापना है बैटरी के अंदर है। माइक्रोमीटर, इसके द्वारा हम गेज माप सकते हैं। मल्टीमीटर, ये हो गया गुणांक मीटर या एवियोमीटर भी कहते हैं इसे, इसके द्वारा DC परिपथ की धारा या AC या DC परिपथ की वोल्टता या किसी यानी परिपथ का या युक्ति का प्रतिरोध मापते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। रूलर यानी स्केल, इसके द्वारा हम पैमाना मापते हैं कोई। हाइग्रोमीटर, इसके द्वारा हम आर्द्रता मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तार का गेज हम माइक्रोमीटर के द्वारा मापते हैं, तो राइट आंसर हो गया बी, माइक्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार द्वारा फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी फ्यूज वायर है
वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर प्रचलित होता है या कार्य करता है? तो फ्यूज वायर है वो गर्म होकर परिपथ को तोड़ता है, यानी भी एक नियत मान से ज्यादा धारा प्रवाहित होने पर वह गर्म हो जाता है और परिपथ को तोड़ देता है, यानी लघुपथ अवस्था में परिपथ की सुरक्षा करता है। तो फ्यूज तार है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव या तापन प्रभाव कह सकते हैं पर कार्य करता है। कई बार पूछ लेते हैं इसमें कि फ्यूज का निर्धारण किस में किया जाता है, फ्यूज तार का वो एम्पेयर में किया जाता है, यानी निर्धारण फ्यूज तार का निर्धारण पूछ ले तो वो हो गया एम्पेयर। और ये किस प्रभाव पर काम करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव या उष्मन प्रभाव या तापन प्रभाव हम कह सकते हैं पर कार्य करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तापन, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज को किस में संयोजित किया जाना चाहिए, यानी फ्यूज है वो कहाँ लगाया जाता है। देखो फ्यूज है या स्विच है वो हमेशा फेज चालक है उसके साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, चाहे फ्यूज हो चाहे स्विच हो। तो ये हमेशा फेज वायर है जो जीवित चालक है या सजीव चालक हम कह सकते हैं के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ऑप्शन देखो, उदासीन चालक के श्रेणी में, यानी ग्राउंड न्यूट्रल चालक के बारे में पूछ रहा है कि न्यूट्रल चालक के श्रेणी में नहीं, सजीव चालक के समांतर में, समांतर में नहीं लगाते हैं, श्रेणी में लगाते हैं। उदासीन चालक के समांतर में ये भी नहीं होगा, सजीव चालक के श्रेणी में, यानी जीवित चालक कहे या फेज तार कहे के साथ श्रेणी में सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, सजीव चालक के साथ श्रेणी में, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है परिपथ में कनेक्टर के लिए उपयोग किया जाता है, यानी किसी परिपथ में जो संबंधक युक्ति है कनेक्टर है वो क्यों प्रयोग किया जाता है, इनका यानी उद्देश्य क्या है या उपयोग क्या है। ऑप्शन देखो, तार या केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए सही हम कनेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी तार है या केबल है उसके हम कई बार जोड़ नहीं लगाते, कंडक्टर के द्वारा दोनों केबल या सिरों को हम जोड़ देते हैं, तो केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। ट्यूबलाइट की चौक के संयोजन करने के लिए, यानी ट्यूबलाइट की जो चौक होती है वहां पर भी कनेक्टर लगे होते हैं दो, उनमें हम ट्यूबलाइट के संयोजन जोड़ते हैं, ये भी सही है। विद्युत आयरन को संयोजित करने के लिए, ये भी सही है। घरेलू ऑडियो कनेक्शन को संयोजित करने के लिए यहाँ पर भी हम कनेक्टर लगाते हैं, ये सभी यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर का क्या हो गया, ए ऑप्शन से होगा, ये सभी यानी जो दे रखे हैं वो सभी। अगला क्वेश्चन है 3 से 4 सेकंड तक अपने मान के दोगुनी धारा प्रवाहित करने में सक्षम होने वाला फ्यूज कौन सा है, यानी वह फ्यूज जो नियत धारा की 3 या 4 सेकंड तक दोगुनी धारा को भी सहन कर ले, यानी वो जले नहीं, परिपथ को तोड़े नहीं, तो कौन वह फ्यूज कौन सा होगा, वह होगा HRC फ्यूज, यानी हाई रिफ्रेजिंग कैपेसिटी, उच्च वितरण क्षमता वाला फ्यूज। तो राइट आंसर क्या हो गया, HRC फ्यूज, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक तड़ित यानी लाइटिंग उप परिपथ में अधिकतम अनुमान्य भार कितना होता है, यानी एक जो लाइट उप परिपथ है यानी लाइट एंड फैन उप परिपथ है इसका अधिकतम भार कितना होना चाहिए। एक उप परिपथ का भार पूछा है, यहाँ पे भार है तो 800 वाट, यानी भार का मान पूछे तो 800 वाट। और यदि बिंदुओं की संख्या पूछे तो 10, यानी कोई भी लाइट एंड फैन उप परिपथ में भार का मान तो होता है 800 वाट और बिंदुओं की संख्या पूछे तो 10 बिंदु। और यदि पावर परिपथ में पूछे तो वाट का मान तो होता है 3000 वाट और बिंदुओं की संख्या पूछे तो 2 बिंदु, यानी एक लाइट एंड फैन उप परिपथ में 800 वाट या 10 बिंदु जो भी कम हो, पावर उप परिपथ में 3000 वाट या 2 बिंदु जो भी कम हो से ज्यादा भार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइटिंग परिपथ में यानी लाइट एंड फैन उप परिपथ का भार पूछा है तो 800 वाट, किस में है देखो बी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया बी 800 वाट। अगला क्वेश्चन है माइकानाइट एक क्या है, यानी अभ्रक परत है वो क्या है, विद्युत रोधी द्रव्य है क्या, द्रव्य नहीं होता है, ठोस होता है ये तो। अर्धचालक, अर्धचालक नहीं, अचालक होता है, चालक ये भी नहीं होगा। विद्युत रोधी ठोस चादर यानी अचालक ठोस चादर सही है, धातु धातु भी नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, यानी अभ्रक एक है, विद्युत रोधी ठोस चादर है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए की जाती है, यानी जोड़ पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है। जोड़ या चालक है जिस इस पर हम सोल्डरिंग करते हैं तो इससे इसकी चालकता बढ़ जाती है। मान लो जो भी जोड़ है
यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं तो ये दोनों जोड़ की, इनकी जोड़ की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। अब ऑप्शन देखो, तनन प्रबलता बढ़ाने के लिए, यानी तनन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, चालकता बढ़ाने के लिए सही, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नहीं, भंगुरता बढ़ाने के लिए नहीं, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए नहीं। प्रतिरोधकता तो कम करते हैं इसे, यानी चालकता बढ़ाते हैं या प्रतिरोधकता। कई बार ये भी पूछ लिख देते हैं कि प्रतिरोधकता घटाने के लिए, तो भी सही होता, यानी उसकी जोड़ की प्रतिरोधता। तो राइट आंसर क्या हो गया, चालकता बढ़ाने के लिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नलिका का क्या कार्य है, यानी ट्रांसफार्मर में जो रेडिएटर नलिकाएं लगाई जाती है ये क्यों लगाई जाती है। ऑप्शन देखो, टैंक को मजबूत बनाने के लिए, नहीं, टैंक को मजबूत बनाने के लिए नहीं लगाते। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना, सही है, यानी जो रेडिएटर नलिकाएं बढ़ाई जाती है वो ट्रांसफार्मर का जो आंतरिक भाग है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा देता है, ताकि यानी कुछ ऑयल्स है वो नलिकाओं में रह जाता है, आ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तेल का क्षेत्र बढ़ जाता है। और दूसरा इसका कार्य क्या हो जाता है कि तेल की उष्मा को नलिकाओं शोषित कर लेती है और यह बाह्य वायुमंडल में प्रसारित कर देती है, तो तेल को शीतलित भी करने में सहायता प्रदान करती है। तो रेडिएटर नलिकाएं हैं वो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना सही है। आगे ऑप्शन और देखो, ताम्र हानि कम करना नहीं, लौह हानि कम करना नहीं, विद्युत गुणांक बढ़ाना ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का नाम क्या है। यहाँ सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का नाम पूछा है। फ्लक्स कौन सा होता है, एनी एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें जो फ्लक्स काम में लेते हैं वो होता है आयरन नंबर 7, यानी आयरन नंबर 7 तो फ्लक्स काम में लेते हैं। कई बार शोल्डर वायर पूछ लेते हैं तो वो होता है अल्का पी। अब यहाँ दोनों ही दे रखा है, यानी कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर, यानी कई बार अधूरा प्रश्न पढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि शोल्डर वायर का पूछा है, जब यहाँ पूछा फ्लक्स के बारे में, यदि शोल्डर वायर पूछता तो सी ऑप्शन सी होता, अल्का पी शोल्डर वायर है एल्यूमिनियम के लिए। यहाँ फ्लक्स के बारे में पूछा है तो बी ऑप्शन सी होगा, यानी आयरन नंबर 7 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आयरन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए स्विच कहाँ लगाया जाता है। अब देखो, पहले आ गया था एक फ्यूज के बारे में, 2-4 प्रश्न पहले आया था इसमें कि फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, जीवित चालक के या सजीव चालक के साथ श्रेणी क्रम में। और अब पूछा है स्विच के बारे में, चाहे स्विच हो चाहे फ्यूज हो, दोनों ही फेज चालक के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो स्विच को कहाँ लगाएंगे, फेज केबल में। कई बार आगे भी पूछ लेते हैं कि फेज केबल के या फेज चालक पर श्रेणी क्रम में, तो भी सही होता। तो इसमें क्या है, न्यूट्रल केबल पर नहीं, फेज केबल पर सही, अर्थ वायर पर नहीं, चालक पर नहीं, कोई तार या केबल पर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, फेज चालक पर। और कई न्यूट्रल के बारे में भी पूछ लेते हैं, न्यूट्रल में क्या लगाया जाता है, तो उदासीन लिंक लगाई जाती है। कई बार पूछ लेते हैं कि उदासीन लिंक कहाँ लगाई जाती है, तो न्यूट्रल में, यानी न्यूट्रल में उदासीन लिंक लगाते हैं। और स्विच या फ्यूज है ये हम फेज तार पर लगाते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है, किस में विशेष प्रकार के सॉकेट व प्लग प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये वायरिंग के बारे में पूछ रहे, क्या होगा है कि किस प्रकार, यानी किस में विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग प्रयोग करते किए जाते हैं। समांतर फीडर्स में नहीं, ट्री प्रणाली में नहीं, रिंग मुख्य प्रणाली में सही है, वितरण बोर्ड प्रणाली में नहीं, रेडियल मुख्य प्रणाली में नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी, रिंग मुख्य प्रणाली में विशेष प्रकार के सॉकेट व प्लग प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीट्रिक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं, यानी वाट के अंदर पूछा है, यानी मेट्रिक एचपी, यानी एक तो होता है ब्रिटिश एचपी और एक होता है मेट्रिक। तो मेट्रिक अश्व शक्ति, यानी मेट्रिक प्रणाली में एक एचपी बराबर, मेट्रिक प्रणाली में एक एचपी बराबर होता है 735.5 वाट। और ब्रिटिश प्रणाली में एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। मेट्रिक प्रणाली में एक एचपी बराबर होता है 735.5 वाट और ब्रिटिश प्रणाली में होता है एक एचपी बराबर 746 वाट। कई बार इसको 735 भी लिख देते हैं, कई बार इसको 736 भी कह सकते हैं, जबकि एक्चुअल कितना होता है 735.5 वाट। अब ऑप्शन में देखो, ए में क्या है 736 वाट, बी में क्या है 746 वाट। 746 किस में होता है, ब्रिटिश प्रणाली में, जबकि इसमें पूछा है मेट्रिक में। सी में 1000
डी में 1520, ई में 1730। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, यानी 735 वाट 5 वाट होता है, तो इसमें 736 वाट दे रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिर 736 वाट। और यहाँ ब्रिटिश प्रणाली के बारे में पूछ लेता तो बी ऑप्शन से होता, जबकि मैट्रिक प्रणाली में कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी 736 वाट राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ए 736 वाट। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।